हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इनटू द वाइट इस फ्रेंच फिल्म के बारे में बात करेंगे जो 2012 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.2। इस फिल्म का बजट था 90 मिलियन US डॉलर का और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 712 मिलियन US डॉलर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं नॉर्वे की बर्फीली पहाड़ियाँ जिसके ऊपर से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। ये दौर वर्ल्ड वॉर 2 का है और ये जर्मन और ब्रिटिश प्लेन्स है। ये दोनों भी देश नॉर्वे पे अपना कब्जा करना चाहते हैं और देखते ही देखते एक प्लेन आकर धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और ये एक जर्मन प्लेन है। इसके अंदर 3 लोग सवार थे जिसमें से 2 लोग सही सलामत बाहर निकल आते हैं, लेकिन एक के हाथ को छोटी सी चोट लगी हुई है और उसका नाम है जोसेफ। उसका एक साथी जिसका नाम है स्ट्रंक, वो उसे फर्स्ट एड देता है और तब तक लेफ्टिनेंट मतलब उन दोनों का भी लीडर वहां से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अचानक से कहीं पे गायब हो जाता है और ये दोनों भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट उन्हें एक गड्ढे में मिलता है, उसे बाहर निकलने में वो उसकी मदद करते हैं। उसके बाद स्ट्रंक प्लेन के अंदर जो भी सामान है वो बाहर निकलता है और उसमें से जोसेफ को निकालकर एक बुक देता है, जिसे देखकर जोसेफ बहुत खुश हो जाता है और बताने लगता है कि 6 घंटे इंतजार करने के बाद हिटलर ने उस बुक के ऊपर जोसेफ को अपनी सिग्नेचर दी थी और ये बुक जोसेफ के लिए बहुत मायने रखती है। उसके बाद वो सब मिलकर उनके पास जो भी खाने पीने का और इम्पोर्टेंट सामान है वो चेक करने लगते हैं। उनके पास फिलहाल के लिए तो काफी सारा खाने पीने का सामान है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलेंगे, फिर से जर्मन आर्मी के पास जाएंगे और फिर से वॉर में शामिल हो जाएंगे। और फिर वो तीनों भी अपना प्लेन नष्ट करते हैं और वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ते हैं और जल्दी ही शाम हो जाती है। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, टेम्परेचर -20 डिग्री है और जल्दी ही रात भी हो जाएगी। इसीलिए ये तीनों रात बिताने के लिए बर्फ के अंदर एक छोटी सी केव बना लेते हैं और इसी में अपनी पूरी रात गुजारते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही फिर से ये तीनों अपना खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन अभी भी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन फिर भी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ये तीनों भी चल पड़ते हैं क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अचानक से स्ट्रंक के पास जो खाने पीने का सामान खींचने वाली ट्रॉली उन्होंने बनाई थी, वो ट्रॉली पहाड़ के तेज ढलान से नीचे फिसलने लगती है और उसके साथ स्ट्रंक भी नीचे फिसलने लगता है। जब वो नीचे खाई में गिरने ही वाला होता है कि तभी स्ट्रंक एक चट्टान को पकड़ लेता है और उसे खुद की जान बचाने के लिए खाने के सामान की ट्रॉली को छोड़ना पड़ता है। अब इनके पास ना तो कुछ खाने पीने के लिए है और ना ही किसी तरीके का कोई शेल्टर है। ऊपर से बेरहम मौसम बिगड़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी तीनों आगे बढ़ते हैं। इतनी तेज बर्फीली हवाओं में चलना भी मुश्किल हो रहा है और बस कुछ ही दूर तक वो लोग देख पा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वो रुक नहीं सकते थे। वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन शायद कुदरत भी उनका साथ देना चाहती थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटू सी झोपड़ी की तरह घर दिखता है जो लकड़ी से बना हुआ था, जिसको वो लोग कैबिन बोलते हैं। जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं। कैबिन काफी आरामदायक था और अंदर उन्हें खाने के लिए थोड़े से ओट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग चूल्हा जलाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 माचिस की तीलियां मिलती हैं और उसमें से एक तीली खराब हो जाती है, लेकिन दूसरी तीली जल जाती है। और तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और ये तीनों चुप होकर ये आवाजें सुनने की कोशिश करने लगते हैं और तब तक दूसरी तीली भी जलकर खत्म हो जाती है और ये लोग चूल्हा नहीं जला पाते। फिर ये तीनों भी बाहर जाकर देखते हैं कि आखिर आवाजें कैसी है। उन्हें बाहर 2 ब्रिटिश जवान मिलते हैं जिनका भी प्लेन क्रैश हो चुका था और वो भी इन बर्फीली पहाड़ों से बाहर निकलना चाहते थे। फिर जर्मन्स ब्रिटिश पायलट्स को अंदर आने की इजाजत देते हैं, लेकिन जर्मन्स के पास गन है, तो गन की नोक पर ये तीनों लोग दोनों ब्रिटिशर्स को अपना प्रिजनर मतलब बंदी बनाकर रखते हैं।
हालांकि जोसेफ कहता है कि हमें इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि हम अगर इनको बंदी बनाकर रखते हैं, प्रिजनर बनाकर रखते हैं, तो शायद ये हमारे किसी काम आ जाए। वैसे भी गन्स हमारे पास है और इनके पास कोई हथियार नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर जर्मन्स ब्रिटिश पायलट्स की तलाशी लेते हैं और उन्हें ब्रिटिश कैप्टन के पास, जिसका नाम डेवेनपोर्ट है, उसके पास एक लाइटर मिलता है जो लेफ्टिनेंट रख लेता है। लेकिन ब्रिटिश कैप्टन अपना लाइटर के लिए झगड़ता है और कहता है कि ये लाइटर मुझे अपने पापा ने दिया था, तो मुझे वापस चाहिए। तब लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है, जब यहाँ से हम जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा लाइटर वापस कर दूंगा, तब तक ये मेरे पास रहेगा। और इस तरह से उनका चूल्हा जलाने का प्रॉब्लम खत्म हो चुका था। फिर जर्मन्स डिसाइड करते हैं कि कल वो सब यहाँ से निकल जाएंगे और जर्मन आर्मी तक पहुँचते ही इन दोनों ब्रिटिशर्स को प्रिजनर कैंप में डाल देंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट कैबिन के बीच में एक लाइन खींचता है और कहता है कि दोनों ब्रिटिशर्स को अगर ये लाइन क्रॉस करनी है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको हम शूट कर देंगे। तब कैप्टन कहता है कि ठीक है, एज अ प्रिजनर्स रूल्स के हिसाब से हमें 3 टाइम खाना मिलना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट कहता है हाँ, जो हम खाएंगे वही हम आपको भी देंगे। फिर ब्रिटिश कैप्टन के साथ जो उसका साथी है, उसका नाम है स्मिथ, वो टॉयलेट के बारे में पूछता है और टॉयलेट पेपर मांगता है। तो लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि टॉयलेट बाहर है और टॉयलेट पेपर के लिए उसे एक न्यूज़पेपर देता है और उस पेपर के उसे छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए कहता है ताकि बाकी लोग भी इस पेपर का इस्तेमाल कर सके। फिर थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट जोसेफ का जख्म देखता है, वो बहुत बुरी हालत में होता है और ये देखकर ब्रिटिश कैप्टन उससे पूछे बिना ही लाइन क्रॉस करके लेफ्टिनेंट के पास आता है और कहता है कि जख्म को अगर क्लीन नहीं किया गया तो ये इन्फेक्ट हो सकता है। और उसे लाइन क्रॉस किया हुआ देखकर स्ट्रंग धक्का मारकर उसे लाइन के उस पार धकेल देता है और फिर से उसे वार्न करता है। तो कैप्टन कहता है कि मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बाद खाना बन जाता है और लेफ्टिनेंट दोनों ब्रिटिश पायलट्स को जमीन पर खाना सर्व करता है और कहता है कि जमीन पर बैठ के खाओ या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने बेड पे बैठ के खाओ। लेकिन ब्रिटिश कैप्टन इस बात से इनकार करता है और टेबल पे बैठकर खाने की जिद करता है। तो लेफ्टिनेंट भी बड़ी आसानी से इस बात के लिए मान जाता है और सभी 5 लोग अपना अपना यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहनकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन खाते समय स्मिथ, जो कि ब्रिटिश पायलट है, वो जोसेफ को चिढ़ाता है और लेफ्टिनेंट स्मिथ को अपने बेड पर जाकर खाने के लिए कहते हैं। और खाना खाने के कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट को बोर हो रहा था, तो वो कहता है कि हम इस तरीके से बोर होने की बजाय क्यों ना आम लोगों की तरह बात करें। तो ब्रिटिश कैप्टन कहता है कि ठीक है, क्या हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें? तो लेफ्टिनेंट कहता है नहीं। फिर कैप्टन कहता है कार्स के बारे में। तो लेफ्टिनेंट कहता है हाँ, जर्मनी में दुनिया की सबसे बेहतरीन कार्स बनती है। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, वो कार बहुत ही बोरिंग होती है, ब्रिटिश कार सबसे ज्यादा स्टाइलिश होती है। और लेफ्टिनेंट फिर से कहता है कि हाँ, पर वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और इनका कॉन्वर्सेशन इसी तरीके से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इन सब बातों से स्मिथ बोर हो रहा था और वो बीच में ही उठ के बोलता है कि प्लीज, क्या आपकी जर्मनी में कोई लड़कियां नहीं हैं? क्या आप लड़कियों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, वाइफ या गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बात कर सकते? और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना शुरू करता है कि वो लास्ट टाइम उससे कब मिला था और अब यहाँ इन बर्फीली पहाड़ियों में नॉर्वे में फंसा हुआ है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही है। और उसके बाद सभी लोग बारी बारी अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं। लेफ्टिनेंट और कैप्टन कुछ खास नहीं बताते हैं, लेकिन स्ट्रंग की फैमिली में 3 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें 2000 वर्कर्स काम करते हैं। और फिर भी इन सब के बावजूद भी वो देश के लिए पायलट बना हुआ है। जोसेफ की फैमिली में भी कोई खास नहीं है, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी नहीं है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जोसेफ का जख्म देखता है और कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे कंपास में जो अल्कोहल है उसे इस्तेमाल करके तुम इस जख्म को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और लेफ्टिनेंट अपना कंपास तोड़कर उसके अंदर का अल्कोहल जोसेफ के लिए यूज करता है। फिर लेफ्टिनेंट और स्ट्रंग यहाँ से निकलने के लिए नक्शा देखकर प्लानिंग करने लगते हैं।
एंड फाइनली डिसाइड करते हैं कि अगली मॉर्निंग में वो सुबह उठकर निकलेंगे और किस दिशा की ओर बढ़ेंगे। वहाँ लकड़ियों की बहुत कमी है, इसलिए वो कैबिन के अंदर जो भी गैर जरूरी या कम जरूरी सामान है वो सब कुछ जलाने लगते हैं, खाना पकाने के लिए और गर्मी पैदा करने के लिए भी। और उसके बाद रात में सभी पांचों लोग आराम करते हैं और अगली मॉर्निंग होते ही बचे कुचे थोड़े से ओट सभी लोग मिलकर खा लेते हैं और वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ब्रिटिश कैप्टन कहता है कि बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हमें यहीं पर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही जलाने के लिए कोई लकड़ियाँ बची है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। और फिर फाइनली सभी पांचों लोग कैबिन से बाहर अपनी मंजिल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, तेज बर्फीली आंधी, तूफान और हवाओं में। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद जोसेफ की हिम्मत जवाब दे देती है और वो गिर पड़ता है। इन बर्फीली हवाओं में बस कुछ ही फीट दूर तक देखा जा सकता था। ऐसे में लेफ्टिनेंट और दोनों ब्रिटिश पायलट्स आगे निकल जाते हैं और स्ट्रंक और जोसेफ पीछे रह जाते हैं। लेकिन जल्दी ही लेफ्टिनेंट को पता चल जाता है कि स्ट्रंक और जोसेफ साथ में नहीं है, तो लेफ्टिनेंट दोनों ब्रिटिश पायलट्स को लेकर वापस आता है और फाइनली सभी लोगों को लेकर वापस कैबिन में चला आता है। और अब ये सभी लोग फैसला करते हैं कि बाहर का मौसम ठीक होने तक वो यहीं पर रुकेंगे और खाने के लिए बर्फ के नीचे उगी हुई घास को निकालकर वो पकाकर खाने लगते हैं। फिर स्मिथ बाहर टॉयलेट यूज करने के लिए जाता है, तभी उसको रेनडियर्स का एक ग्रुप दिखाई पड़ता है। वो आवाज लगाकर अंदर के अपने सभी साथियों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बाहर आने तक सारे रेनडियर्स वहां से चले जा चुके थे। और फिर जब स्मिथ टॉयलेट यूज करने के बाद जब अंदर आता है तो वो जोसेफ को उसकी बुक लौटाता है और उसकी बुक के कुछ पेजेस उसने एज अ टॉयलेट पेपर यूज किए थे। ये देखकर जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस बुक पर हिटलर के सिग्नेचर उसने 6 घंटे के इंतजार के बाद लिए थे और वो हिटलर का बहुत बड़ा फैन था। गुस्से में जोसेफ स्मिथ को शूट करने लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल से लेफ्टिनेंट और कैप्टन उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं और स्मिथ को बचाते हैं। लेकिन तभी मौका देखकर स्मिथ जोसेफ की गन छीन लेता है और उसी को गन के पॉइंट पे रखता है और कैप्टन भी लेफ्टिनेंट और स्ट्रंग की गन भी छीन लेता है। और अब ब्रिटिश पायलट्स जर्मन पायलट्स को एज अ प्रिजनर रखते हैं। तब लेफ्टिनेंट उसे वही बात कहता है कि रूल के हिसाब से हमें 3 टाइम का खाना आपको देना होगा, क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो कैप्टन अपना सर हाँ में हिलाता है। धीरे धीरे कैबिन के अंदर की सारी लकड़ी की चीजें जलाने के लिए यूज कर रहे हैं और तेजी से लकड़ियां खत्म होती जा रही है। और अब जोसेफ की चोट की वजह से हालत और ज्यादा खराब हो रही है, उसे बहुत तेज बुखार भी हो जाता है। स्ट्रंक बहुत ही अच्छे से स्केच बनाता है। इस कैबिन में दूसरा कोई काम नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्राइंग्स बनाना जारी रखता है। फिर अगले दिन इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो स्मिथ डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और किसी जानवर का शिकार करेगा और आज वो सब मिलकर मीट खाएंगे। जाते समय वो अपने साथ स्ट्रंक को लेकर जाता है। इधर कैबिन में ब्रिटिश कैप्टन लेफ्टिनेंट को कैबिन की छत को सपोर्ट करने वाला कॉलम को भी जलाने के लिए तोड़ने को कहता है। लेफ्टिनेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से कैबिन की छत नीचे आ जाएगी, लेकिन कैप्टन उसे कॉलम तोड़ने की ऑर्डर्स दे देता है और फाइनली लेफ्टिनेंट ऐसा ही करता है और फिर जैसा होना था वही होता है और कैबिन की छत गिरने लगती है। तो दोनों एक एक स्टूल लेकर उसके ऊपर खड़े होकर बीम को पकड़ के खड़े हो जाते हैं और गिरने से बचाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर लेफ्टिनेंट कैप्टन की गन भी छीन लेता है और दोनों भी वैसे ही खड़े रह जाते हैं छत को गिरने से बचाने के लिए। फिर लेफ्टिनेंट इमोशनल होकर बताने लगता है कि मैं एक लूजर पायलट हूँ, मैंने प्लेन क्रैश किया था जिसमें 3 लोग मारे गए थे, इसके लिए मैं 3 महीने के लिए जेल में भी गया था। फिर वॉर शुरू हो गया और मुझे फ्लाई करने का फिर से चांस दिया गया, लेकिन मैंने फिर से प्लेन क्रैश कर दिया और एक इंसान की इसमें भी जान चली गई थी और अब मेरी वजह से जोसेफ की हालत इतनी बुरी है। इससे लेफ्टिनेंट बहुत गिल्टी फील करता है और रो पड़ता है।
फिर इधर शिकार पे गए स्ट्रंग और स्मिथ भी बर्फ में बैठकर बातें करते हैं और स्मिथ स्ट्रंग से पूछता है कि इतना पैसा, इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी तुम 40 की उम्र में वॉर में क्यों शामिल होने के लिए आए। तो स्ट्रंग बताता है कि इतनी बड़ी कंपनी, 2009 कर पेपर वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैं नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने वहाँ से निकलने का सोचा और यहाँ पे चला आया, क्योंकि वो कंपनी चलाने से कम खतरनाक वॉर लड़ना था मेरे लिए। फिर स्ट्रंग और स्मिथ खरगोश का शिकार लेकर आते हैं और इन दोनों को वापस से सपोर्ट कॉलम लगाने में मदद करते हैं और फिर खरगोश को पकाकर खाते हैं। बहुत दिनों बाद इन्होंने कुछ मीट खाया था, इसीलिए ये सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन जोसेफ की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। उसके घाव से स्मेल आ रही थी और जोसेफ अब होश में भी नहीं था, हर वक्त तेज बुखार में तड़प रहा था। और फाइनली वो जोसेफ का घाव खोलकर जब देखते हैं तो वहाँ गैंग्रीन हो चुका था और जोसेफ के घाव से बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी। अगर जोसेफ का हाथ काट के अलग नहीं किया गया और उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान भी चली जा सकती थी। तो उन सबके सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि जोसेफ के लिए क्या किया जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद ये चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि जोसेफ का हाथ काट कर अलग करेंगे। इसके लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और कुल्हाड़ी को यूज करने से पहले उसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा पानी में उबालकर। इसके लिए लकड़ियों की जरूरत होगी और वो लकड़ियाँ कैबिन के फ्लोर से, दीवारों से या बेड से या टेबल कुर्सी से कहीं से भी लेने का डिसाइड करते हैं और वो सभी काम पे लग जाते हैं। फिर स्मिथ और स्ट्रंग फ्लोर की लकड़ियाँ जलाने के लिए निकालना शुरू करते हैं और तभी उनको फ्लोर के नीचे कुछ मिलता है। वो एक बॉक्स है और ये सभी लोग उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर ढेर सारी चॉकलेट्स, ड्राइड मीट और बियर होती है। ये सब देखकर वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं और फाइनली जोसेफ को उठाते हैं और उसे भी थोड़ी सी बियर पिलाते हैं और आखिरकार बड़ी मुश्किल से लेफ्टिनेंट जोसेफ का हाथ कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देता है। काटा गया हाथ बाहर फेंकने के बाद जोसेफ को बैंडेज करते हैं और मिला हुआ खाना खाकर बियर का आनंद लेने लगते हैं। और इधर पहाड़ों के नीचे नॉर्वे मिलिट्री कैंप में एक ऑफिसर को जले हुए जर्मन प्लेन का पता चल जाता है और वो अगली सुबह जर्मन्स को ढूंढने के लिए जाने का फैसला करते हैं। और इधर कैबिन में सभी चारों लोग एंजॉय कर रहे हैं। काफी समय बाद उनको बियर मिली है और कुछ अच्छा खाने के लिए मिला है। उन चारों में से अब कोई भी ब्रिटिश या जर्मन पायलट नहीं है, बल्कि वो चारों सिर्फ इंसान हैं और 4 इंसानों के बीच अब दोस्ती हो चुकी है। वो चारों भी देर रात तक बहुत सारी अपनी अपनी पर्सनल बातें करते हैं और नाचते गाते एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद हो जाता है अगला सवेरा और नॉर्वे सैनिक जर्मन्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कैबिन में भी सभी लोग जाग जाते हैं। जोसेफ भी अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। उसे भी कुछ चॉकलेट्स खिलाते हैं और बाहर निकलते हैं। फाइनली बहुत दिनों के बाद आज मौसम भी साफ हो चुका है, धूप भी निकल आई है और अब ये पांचों यहाँ से निकलने वाले हैं। तो स्मिथ और स्ट्रंग हिल के ऊपर जाकर सही और आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और कैप्टन और लेफ्टिनेंट कैबिन के पास रुककर जोसेफ के लिए एक स्लेड बनाते हैं ताकि जोसेफ को कोई और परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। और तभी स्ट्रंग और जोसेफ को नॉर्वे के जवान देख लेते हैं और स्कीइंग करते समय स्ट्रंग आगे था, इसीलिए नॉर्वे मिलिट्री कैंप के जवान स्ट्रंग को पहला अपना निशाना बनाते हैं और उसको गोली मार देते हैं और स्ट्रंग की मौत वहीं पर जगह पर हो जाती है। स्मिथ के ऊपर वो लोग गोली नहीं चलाते और उसके बाद स्ट्रंग और स्मिथ को लेकर वो लोग कैबिन के पास आ जाते हैं। फिर इन सभी जर्मन और ब्रिटिश पायलट्स को लेकर नॉर्वे मिलिट्री कैंप में लाया जाता है। वहाँ इन सभी पायलट्स की पूछताछ की जाती है और तब लेफ्टिनेंट कैप्टन को उसका लाइटर भी वापस करता है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जर्मन मिलिट्री लेफ्टिनेंट को और उसके साथ ही जोसेफ को वहाँ से लेकर जा रही है और कैप्टन और स्मिथ भी वॉर में वापस लौट जाते हैं और फिर से जर्मन्स पे अटैक करते हैं और फिर से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जर्मन्स कैप्टन को पकड़ लेते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक कैप्टन को जर्मन प्रिजन कैंप में ही रखा जाता है एज अ प्रिजनर। स्मिथ की वॉर के दौरान मौत हो जाती है
जोसेफ को भी ब्रिटिश पकड़ लेते हैं और कैनेडियन प्रिजन कैंप में वॉर खत्म होने तक रखा जाता है। 1977 में लेफ्टिनेंट को एक फ़ोन कॉल आता है उसके घर पे, और ये कॉल कैप्टन डेवनपोर्ट का था। कैप्टन ने लेफ्टिनेंट को लंदन आमंत्रित किया था और एक बार फिर से कई सालों बाद दो दुश्मन मिलते हैं, लेकिन इस बार दोस्त बनकर। तो इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।